दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रामाराव ऑन ड्यूटी मूवी को, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम जंगल में रघु नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जहां काफी जोरों की बारिश हो रही होती है। तभी रघु अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि वो लाश का हाथ मिट्टी से बाहर आ गया है, हमें उस हाथ का कुछ करना पड़ेगा। इस पे वो रघु से कहती है कि तुम उस हाथ को काट कर फेंक दो, वरना हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये सुनकर रघु चुपचाप जंगल में जाता है और उस हाथ को काट कर फेंक देता है। अब सीन चेंज होता है और हम स्वामी नाम के एक मिनिस्टर को देखते हैं। स्वामी अपने लोगों के साथ मिलकर गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर काफी हंगामा कर रहा होता है। वहाँ स्वामी गवर्नमेंट ऑफिसर से कहता है कि अगर आज मेरी फाइल्स पर सिग्नेचर नहीं हुए तो मैं ये पूरे गवर्नमेंट ऑफिस को ही जला दूंगा। असल में स्वामी अपने गैर कानूनी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जबरदस्ती ऑफिसर को धमका रहा होता है। तब स्वामी के लोग पेट्रोल से उस गवर्नमेंट ऑफिस को जलाने वाले होते हैं। उसी समय वहाँ पर रामाराव नाम का एक डिप्टी कलेक्टर आ जाता है, जो गुस्से में स्वामी के दो आदमियों को पेट्रोल से जला देता है। और उन दोनों को जलता देखकर स्वामी और उसके बाकी के आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग रामाराव से अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। फिर रामाराव स्वामी से कहता है कि अगर आज के बाद तूने कानून तोड़ने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि रामाराव बहुत ही ईमानदार और बहादुर ऑफिसर है और रामाराव अपने ऐसे ही कारनामों की वजह से अखबार और टीवी में छाया रहता है और शहर के सभी लोग रामाराव को अपना मसीहा मानते हैं। जिसके बाद कोर्ट में हम जज को देखते हैं, जो बाकी लॉयर से रामाराव के बारे में पूछ रहे होते हैं, क्योंकि रामाराव के खिलाफ कोर्ट में काफी सारे केसेस थे। साथ ही जज भी ये सारे केसेस के पीछे की वजह जानना चाहती हैं। तब एक लॉयर जज को इंडो जापानीज केस के बारे में बताने लगता है और ये केस भी रामाराव से जुड़ा था। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है और कई साल पहले जापानीज कंपनी इंडिया में पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करने आते हैं, पर वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्हें काफी सारी जमीन की जरूरत थी। इसलिए उस एरिया का एमएलए मोहन वो प्रोजेक्ट के लालच में गरीब किसानों की जमीन कम पैसों में हड़प लेता है। फिर जब अगले दिन सीएम के असिस्टेंट श्याम सबके सामने उस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने जाते हैं, तभी वो सभी किसान मिलकर मोहन के ऊपर हमला कर देते हैं, जिस वजह से मोहन बहुत डर जाता है। और वहाँ श्याम रामाराव से कहते हैं कि हमें कैसे भी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, मगर हालात तो समय के साथ और भी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। फिर रामाराव अपने ऑफिसर के साथ मिलकर उन सभी किसानों को शांत कराने जाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए श्याम सभी किसानों से वादा करता है कि हम लोग आप लोगों को 1 एकड़ जमीन के बदले 20,000 रुपए ज्यादा देंगे। ये सुनकर किसान शांत हो जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब कुछ रामाराव का प्लान था और रामाराव ने ही किसान को न्याय दिलाने के लिए ये सब किया था। पर जैसे ही मोहन को रामाराव के प्लान के बारे में पता चलता है तो वो रामाराव के ऊपर धोखाधड़ी का केस कर देता है, जिस वजह से कोर्ट में जज रामाराव से काफी सारे सवाल पूछने लगते हैं। वहाँ रामाराव जज से कहता है कि मैंने ये सब कुछ किसानों की भलाई के लिए किया है। ये किसान धूप और बारिश में बड़ी मेहनत से अनाज उगाते हैं, पर इसके बावजूद कोई भी इनके बारे में नहीं सोचता। साथ ही रामाराव जज को मोहन के घोटाले के बारे में बता देता है, जिसके बाद जज रामाराव की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती हैं। फिर रामाराव के कोर्ट के बाहर आते ही सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन मोहन अभी भी रामाराव से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। हालांकि रामाराव की यही भलाई करने की आदत उसकी दुश्मन बन जाती है और इस बार भी रामाराव को अपनी ईमानदारी के बदले ट्रांसफर ऑर्डर मिलता है। फिर घर पर रामाराव अपनी पत्नी नंदिनी और नंदिनी के माँ बाप से कहता है कि मेरा ट्रांसफर मेरे खुद के गाँव में हो गया है, इसलिए हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। फिर रामाराव अपने गांव चला जाता है और वहाँ रामाराव के माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि रामाराव कई सालों बाद अपने गांव लौटा था। फिर कुछ दिनों बाद गांव में त्योहार मनाया जा रहा होता है और उस त्योहार में रामाराव का परिवार गांव वालों के लिए दावत की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आकर कुछ लोगों को अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। तब रामाराव उन ऑफिसर से जाकर कहता है कि आखिर तुम ये लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पे वहाँ एक आदमी रामाराव को बताता है कि ये पुलिस वाले अपना काम कराने के लिए हमें लेकर जाते हैं और अगर हम नहीं गए तो ये लोग हमें बहुत मारते हैं। ये सब सुनने के बाद रामाराव ऑफिसर को वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर हम गांव में इंस्पेक्टर मुरली को देखते हैं, जो एक आदमी से कुछ बात कर रहा होता है और वो आदमी कहता है कि मुझे कैसे भी करके 450,000 टन का माल वापस चाहिए, वरना मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। यानी ये लोग कुछ बड़ी चीज की खोज कर रहे थे। उसी समय वो ऑफिसर मुरली को आकर रामाराव के बारे में सब कुछ बता देता है। इस पे मुरली रामाराव से मिलने जाता है और वो आते ही रामाराव
को धमकाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे मुरली को ये बात पता चलती है कि रामाराव एक डिप्टी कलेक्टर है तो उसके होश उड़ जाते हैं और रामाराव मुरली को आखिरी वार्निंग देता है कि अगर आज के बाद तुमने गांव वालों पर जुर्म किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब मुरली काफी टेंशन में होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद रामाराव अपनी जॉब ज्वाइन करता है और जॉब के पहले ही दिन रामाराव सभी एम्प्लॉयज से कहता है कि मुझे सिर्फ ऑफिस के अंदर मेहनत और लगन से काम करने वाले आदमी चाहिए और अगर कोई भी घूसखोरी करता हुआ पकड़ा गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब रामाराव की बातें सुनने के बाद सभी एम्प्लॉयज अपना काम ईमानदारी से करने लगते हैं, जिसके बाद यहाँ भी रामाराव का बहुत नाम हो जाता है। फिर शाम के टाइम रामाराव अपनी चाची के लड़के अनंत के साथ कार में जा रहा होता है, पर रास्ते में जाते समय उनकी कार के सामने गोपाल नाम का एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो रास्ते से हट ही नहीं रहा था। तब अनंत गुस्से में कार से उतरकर गोपाल को धक्का देकर साइड कर देता है, लेकिन वहाँ गोपाल अनंत को ही घूरे जा रहा था। ये सीन देखकर समझ आता है कि जरूर गोपाल अनंत को बहुत पहले से जानता है। दूसरी तरफ मुरली अपने आदमियों से कहता है कि आखिर तुम लोग अभी तक माल क्यों नहीं ढूंढ पाए और वो माल नहीं मिला तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। असल में मुरली चंदन की लकड़ी के बारे में बात कर रहा था जो चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग का काम करता है, पर इस बारे में किसी को भी खबर नहीं है। जिसके बाद अगले दिन ऑफिस में रामाराव को मालिनी नाम की एक औरत का एप्लीकेशन मिलता है और एप्लीकेशन के अंदर मालिनी ने अपने पति की प्रॉपर्टी अपने नाम पर करने की अर्जी डाली थी। ये देखते ही रामाराव जल्दी से मालिनी के घर उससे मिलने जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मालिनी और रामाराव एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। तब मालिनी रामाराव को दुखी होकर बताती है कि कुछ महीने पहले मेरे पति सुरेंद्र अपने दोस्त वर्मा के साथ कहीं गए थे और तब से वो गायब हैं और मालिनी को अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत है। इसी वजह से मालिनी अपने पति की प्रॉपर्टी अपने नाम कराना चाहती है। तब रामाराव से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पति को जरूर ढूंढ दूंगा। अब हमें मालिनी और रामाराव के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है और ये दोनों स्कूल टाइम में एक दूसरे के साथ थे और यहाँ मालिनी रामाराव से बहुत प्यार करती थी। तब धीरे धीरे रामाराव को भी मालिनी से प्यार हो गया और इन दोनों ने बाद में शादी करने का फैसला किया। पर जब रामाराव अपनी पढ़ाई खत्म करके शहर से वापस आया तो रामाराव के पापा उसे अपने साथ एक लड़की के घर पर लेकर जाते हैं। असल में वो रामाराव की शादी के लिए लड़की देखने गए थे, लेकिन रामाराव ये शादी करने से साफ मना कर देता है क्योंकि रामाराव को मालिनी से ही प्यार था। तब रामाराव के पापा उसे सारी बात बताते हैं कि मालिनी की शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें भी मालिनी को भुला देना चाहिए। ये सुनते ही रामाराव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसने कभी सोचा नहीं था कि मालिनी उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ शादी कर लेगी। और इसी बात का पता लगाने के लिए रामाराव मालिनी के पास आता है। वहाँ मालिनी रामाराव से कहती है कि मेरे पापा ने अपने पार्टनर के बेटे के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी थी और मैं जाकर भी अपने पापा का दिल नहीं तोड़ पाई। तब यहाँ रामाराव मालिनी की मजबूरी समझकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद रामाराव ने मालिनी को भुला दिया था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया था। फिर मूवी प्रेजेंट में आती है और रामाराव मालिनी के बारे में अपने पापा को बताता है। तब वो भी मालिनी के पति के गुम हो जाने की खबर सुनकर बहुत दुखी होते हैं। यहाँ तक कि नंदिनी को भी मालिनी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद अगली सुबह रामाराव और मालिनी मिलकर मुरली के पास कंप्लेन दर्ज कराने जाते हैं, पर मुरली इस केस को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा था और वो उन्हें ये कहकर भेज देता है कि हमारी पुलिस सुरेंद्र का पता लगा रही है और जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं आपको बता दूंगा। मगर रामाराव मुरली को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो मुरली से कहता है कि अगर सुरेंद्र का पता नहीं चला तो तुम्हारी नौकरी खतरे में आ जाएगी। जो सुनकर मुरली को बहुत गुस्सा आता है। फिर मालिनी के घर पर रामाराव को सुरेंद्र की एक फोटो मिलती है। उस फोटो में सुरेंद्र के साथ वर्मा भी होता है। तब रामाराव यहाँ से सीधा वर्मा के घर पर जाता है और वहाँ वर्मा के पापा रामाराव से कहते हैं कि मेरा बेटा तो कई सालों से दुबई में काम कर रहा है और वो किसी भी सुरेंद्र को नहीं जानता। इस पे रामाराव और भी सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन उसके पापा गुस्से में बिना कुछ बताए रामाराव को अपने घर से निकाल देते हैं और रामाराव जैसे घर के बाहर जा रहा होता है तभी उसे वर्मा के घर के पीछे एक बड़ा सा गोडाउन दिखता है। तब रामाराव को उस गोडाउन के अंदर खोजबीन करने पर एक बिल बुक मिलती है और बिल बुक में एक ट्रक का नंबर लिखा होता है और ये वही ट्रक है जिसे वर्मा चलाया करता था। फिर रामाराव गाँव के चेक पोस्ट पर जाकर इस ट्रक के नंबर को चेक करने लगता है और वहाँ उसे पता चलता है कि कुछ महीने पहले वर्मा का ट्रक चेक पोस्ट से बाहर गया था, पर उसके बाद वो ट्रक कभी वापस नहीं आया और उस ट्रक के अंदर ग्रेनाइट भरा हुआ था। ग्रेनाइट देखकर रामाराव को थोड़ा बहुत शक होने लगता है। फिर जब रामाराव घर पर आता है तो रामाराव के पापा उसे कहते हैं कि आखिर तुम किसी दूसरे इंसान के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, वैसे भी एक आदमी के गुम हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब रामाराव उनकी बातें सुनकर
सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उन सभी से कहता है कि इंसान को कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। साथ ही वो उन्हें बताता है कि सिर्फ सुरेंद्र नहीं बल्कि 20 लोग गांव से गायब हुए हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता। असल में सुरेंद्र के केस की जांच करते समय रामा राव को बाकी गुमशुदा लोगों के बारे में पता चला और वो गुमशुदा लोग भी वर्मा के लिए काम करते थे। फिर अगले दिन रामा राव इस खबर की जानकारी मुरली को देता है और उसे कहता है कि जो लोग गुम हुए हैं वो सभी चंदन की स्मगलिंग किया करते थे जो उसे पता चला है। लेकिन मुरली तो रामा राव से सबूत मांगता है और सबूत न होने के कारण रामा राव वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर जब रामा राव कार से अपने घर जा रहा होता है तभी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो एक बस से टकराने वाली होती है, पर ड्राइवर एक्सीडेंट से बचाने के लिए अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है जिस वजह से बस एक बड़ी सी खाई के पास जाकर लटक जाती है। तब रामा राव सही समय पर आकर सभी लोगों को एक एक करके बस से निकालता है, जिसके बाद वहाँ पर मुरली अपने साथियों के साथ आता है और जब मुरली को ये बात पता चलती है कि रामा राव की वजह से वो बस खाई में गिरने वाली थी तो मुरली बहुत खुश होता है क्योंकि मुरली कैसे भी रामा राव को जॉब से निकालना चाहता था। फिर सही मौके का फायदा उठाकर मुरली अपने सीनियर्स को रामा राव की कंप्लेन कर देता है और सीनियर ऑफिसर देवानंद रामा राव को उसकी गलती के चलते 3 महीने के लिए जॉब से सस्पेंड कर देते हैं। फिर रात के समय रामा राव अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि हमारे गांव में 20 लोग गायब हुए हैं और वो सभी लोग चंदन चोरी करके पास के गांव मंगलोर में बेचा करते थे और उन सभी का एक लीडर है। ये सुनकर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं और रामा राव के सभी दोस्त उसकी इस केस में मदद करने का वादा भी करते हैं। फिर अगली सुबह रामा राव केस के बारे में जानकारी पता करने के लिए मंगलोर जाने का फैसला करता है और अनंत उसके साथ रेलवे स्टेशन पर जाता है। फिर जब रामा राव ट्रेन में बैठकर जाने वाला होता है तभी ट्रेन में मास्क पहने हुए कुछ लोग रामा राव के ऊपर हमला कर देते हैं, मगर उससे पहले रामा राव उन सभी को ट्रेन में बहुत मारता है, जिसके बाद लड़ाई के दौरान ही एक आदमी का मास्क उतर जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अनंत था, जिसे देखकर रामा राव को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। फिर रामा राव जब अनंत को पकड़ने के लिए जाता है तब इतने में अनंत ट्रेन से कूदकर अपनी जान दे देता है, जो देखकर रामा राव को बहुत दुख होता है। फिर रामा राव अनंत की लाश लेकर घर पर आता है और घर वाले अनंत को ऐसी हालत में देखकर बहुत रोते हैं और यहाँ सभी लोग अनंत की मौत का जिम्मेदार रामा राव को मान रहे थे क्योंकि पिछली रात अनंत रामा राव के कहने पर ही उसके साथ स्टेशन पर गया था। फिर यहाँ घर पर रामा राव के पापा उसे सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है जो रामा राव को अनंत के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट करने आया था। तब रामा राव मुरली से कहता है कि मैंने अनंत को नहीं मारा है बल्कि उसने खुद कूद कर अपनी जान दी है, पर इसके बावजूद मुरली जबरदस्ती रामा राव को ले जाने लगता है। इस पर रामा राव मुरली से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में गैर कानूनी पैसा है, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तब मुरली काफी ज्यादा घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से लौट जाता है, जिसके बाद रामा राव अपने पापा को अनंत के बारे में सब कुछ बता देता है, जो सुनकर घर वाले निराश हो जाते हैं। फिर रामा राव देखता है कि नंदिनी कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा उदास रहती है, इसलिए वो नंदिनी से जाकर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी चिंता सताती है, पर मैं अपनी आंखों के सामने गलत होते नहीं देख सकता। और फिर रामा राव नंदिनी से वादा करता है कि मैं कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ वर्मा के पापा रामा राव के घर पर उससे मिलने आते हैं और वो रामा राव से कहते हैं कि उस दिन मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरा बेटा भी कुछ महीनों से गायब है। और वो रामा राव को बताते हैं कि कुछ महीने पहले सुरेंद्र वर्मा से मिलने आया था। वर्मा सुरेंद्र को अपने साथ मिलकर चंदन की स्मगलिंग करने का ऑफर करता है, पर सुरेंद्र वर्मा के ऑफर को वही ठुकरा देता है। साथ ही सुरेंद्र वर्मा से कहता है कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे गलत कर्मों की सजा हमारे परिवार को मिलती है। तब सुरेंद्र की बातों से वर्मा की आंखें खुल जाती है और वर्मा भी जानता था कि एक न दिन उसे पुलिस पकड़ लेगी और वर्मा को हर समय अपनी बेटी की चिंता सताती रहती है। इसलिए वर्मा फैसला करता है कि आज आखिरी बार वो चंदन की स्मगलिंग करेगा और फिर स्मगलिंग पूरी तरह से छोड़ देगा। पर उस रात के बाद वर्मा और सुरेंद्र कहीं गायब हो गए थे। अब ये सब सुनकर रामा राव सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो सुरेंद्र और वर्मा का पता कैसे लगाएगा, क्योंकि रामा राव के पास कोई सबूत था ही नहीं। जिसके बाद रामा राव दोबारा से रेलवे स्टेशन जाता है क्योंकि जिस रात अनंत की मौत हुई थी उस रात मरने से पहले रामा राव ने अनंत को कॉल बूथ की ओर जाते हुए देखा था। इसलिए वो कॉल बूथ में जाकर उस रात की रिकॉर्ड लिस्ट ले लेता है और रिकॉर्ड चेक करने पर रामा राव को एक आदमी का नंबर मिलता है। तब रामा राव अपने एक दोस्त को उस नंबर के मालिक का पता लगाने को कहता है। साथ ही रामा राव गाँव के सारे चेक पोस्ट का रजिस्टर देखने जाता है। तभी यहाँ रामा राव को समझ आ जाता है कि वर्मा का ट्रक गाँव से बाहर गया ही नहीं था,
क्योंकि सारे चेक पोस्ट के रजिस्टर की हैंडराइटिंग एक जैसी होती है, जिसका मतलब किसी ने जानबूझकर चेक पोस्ट में एंट्री डाली है जिससे पुलिस को उन पर शक न हो। फिर अगले दिन रामाराव को पता चलता है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसके सीनियर ऑफिसर देवानंद का है, और रामाराव इस बात का पता लगाने के लिए रात के समय देवानंद के घर पर जाता है। वहाँ रामाराव टावर की मदद से देवानंद का कॉल टैप कर लेता है, जिससे देवानंद की बातें रामाराव को सुनाई दे रही थी। अब यहाँ कॉल पर देवानंद एक आदमी से कहता है कि पहले ही हमारे काफी सारे आदमी मर चुके हैं और अब हमें संभल कर काम करना होगा। जो सुनकर रामाराव सोच में पड़ जाता है कि ये किस बारे में बात कर रहा है। फिर हम मालिनी के घर पर नंदिनी को देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। अब अगले दिन रामाराव देवानंद से मिलने पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ वो देवानंद से कुछ बात कर रहा होता है। तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है, जो रामाराव को देवानंद के साथ बात करते हुए देखकर समझ जाता है कि जरूर रामाराव को देवानंद पर शक हो गया है। इसी वजह से मुरली रामाराव से जाकर कहता है कि सर, मैं जानता हूँ आपको देवानंद के बारे में सब कुछ पता चल गया है और मेरे पास देवानंद सर के खिलाफ भी काफी सारे सबूत है, पर मैं चाहकर भी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मुरली वो सारे सबूत रामाराव को दे देता है। फिर वो सभी सबूत देखने के बाद रामाराव श्याम को कॉल करके उन्हें देवानंद के बारे में सब कुछ बता देता है और रामाराव श्याम से रिक्वेस्ट करता है कि वो देवानंद के खिलाफ स्पेशल इंक्वायरी बैठा दे। तभी श्याम भी रामाराव की मदद करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो जानता था कि रामाराव कोई गलत काम नहीं करता। दूसरी तरफ देवानंद का इन्फॉर्मर उसे आकर बता देता है कि आपके खिलाफ स्पेशल इंक्वायरी बैठने वाली है और सभी को शक है कि आप चंदन की स्मगलिंग करते हैं। ये सुनकर देवानंद बहुत घबरा जाता है और वो अपने लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाने के लिए एक प्लान बनाता है। फिर देवानंद जल्दी से अपने वर्कर्स के पास आता है और असल में देवानंद ने उन वर्कर्स को जंगल में से चंदन की लकड़ी काटने के लिए रखा था। वहाँ देवानंद अपने सभी वर्कर्स को गोली मार देता है और उनके मरने के बाद देवानंद मीडिया में जाकर झूठा बयान देता है, जिससे सभी को लगने लगता है कि देवानंद एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर है। पर जब ये बात रामाराव को पता चलती है तो वो गुस्से में देवानंद को जाकर सीधा धमकी देता है कि जिस तरह तुमने खुद को बचाने के लिए बेचारे मजदूरों को मारा है, वैसे एक दिन मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। तब रामाराव की बातें सुनकर देवानंद काफी टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद रात के समय रामाराव के पापा घर में सो रहे होते हैं। उसी समय कोई आदमी घर में घुसकर रामाराव के पापा को जान से मार डालता है और जब अगली सुबह रामाराव अपने पापा की लाश देखता है तो वो बुरी तरह टूट जाता है और रामाराव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके पापा को मारा किसने। तभी रामाराव के बेटे को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गोपाल था। फिर रामाराव अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है और ये लोग काफी दुख में बैठे होते हैं। इधर हम देवानंद को देखते हैं, जहाँ एक आदमी देवानंद को बताता है कि आपके ऊपर स्पेशल इंक्वायरी बैठाई गई है और आपसे उन मजदूरों की मौत के बारे में पूछताछ करने वाले हैं, इसलिए आप कुछ दिनों तक अंडरग्राउंड हो जाइए। तब देवानंद भी उसकी बात मानकर एक जगह जाकर छुप जाता है। फिर अगले दिन रामाराव अपने परिवार के साथ मार्केट आया होता है, जहाँ उसे उसका काफी पुराना दोस्त कबीर मिलता है। उसी समय कुछ गुंडे रामाराव के ऊपर हमला कर देते हैं। तब रामाराव उन गुंडों को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। साथ ही वो एक गुंडे से पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। इस पे वो गुंडा बताता है कि मुझे यहाँ देवानंद ने भेजा है और हम लोग तुम्हें नहीं बल्कि किसी और को मारने आए थे। और वो गुंडा रामाराव को उस आदमी की फोटो दिखाता है, जो फोटो देखकर रामाराव के होश उड़ जाते हैं। फिर यहाँ गोपाल रामाराव से मिलने आता है और वो रामाराव को सारी सच्चाई बताने लगता है कि इन सब के पीछे अनंत और आपका दोस्त कबीर है और उनकी गैंग का नाम हाईवे किलर्स है, जो देवानंद के लिए काम करते थे। यहाँ हमें पता चलता है कि देवानंद ने दुबई में एक विराज नाम के गैंगस्टर से हजारों करोड़ों की डील की थी और विराज को 450 टन चंदन की लकड़ी चाहिए थी। इसलिए जब उस रात वर्मा सुरेंद्र के साथ आखिरी बार चंदन की लकड़ी ट्रक में छुपाकर ले जा रहा था, तभी अनंत और कबीर वर्मा और सुरेंद्र के ऊपर हमला कर देते हैं और हाईवे किलर्स गैंग मिलकर वर्मा के 18 लोगों को भी जान से मार डालते हैं। साथ ही इस हमले में वर्मा सुरेंद्र की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद अनंत और कबीर मिलकर उन सभी लोगों को जंगल के बीचों बीच गाड़ देते हैं और ये सब कुछ होते हुए गोपाल ने अपनी आंखों से देख लिया था। पर एक गुंडे की नजर गोपाल के ऊपर पड़ जाती है और वो गुंडा कैसे भी गोपाल को मारने आता है। तभी उससे पहले गोपाल कुल्हाड़ी से उस गुंडे को जान से मार डालता है और मूवी के स्टार्टिंग में हमने उसे गुंडे की लाश को देखी थी। अब इतना कुछ हो जाने के बाद रामाराव का खून खोलने लगता है और वो कबीर और देवानंद से उन लोगों की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। फिर श्याम रामाराव को स्पेशल टास्क फोर्स का हेड बना देता है, जिससे रामाराव को और भी पावर मिल जाती है। दूसरी तरफ मुरली उस जगह पर जाता है जहाँ वो 20 लोगों की लाश गड़ी हुई थी और वहाँ मुरली सभी
लाश को बाहर निकालने लगता है। फिर हम रामाराव को देखते हैं जो सबसे पहले कबीर के पास आता है और वो कबीर से कहता है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है और अब तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। साथ ही रामाराव से बताता है कि उस दिन देवानंद ने मुझे नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए गुंडे भेजे थे और देवानंद को इस बात का डर था कि कहीं पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम अपनी जान बचाने के लिए देवानंद का नाम ना सामने ले आओ। तब रामाराव के इतना कहते कबीर को गुस्सा आ जाता है और कबीर के गुंडे रामाराव के ऊपर हमला कर देते हैं। अब यहाँ सारे गुंडे रामाराव पर भारी पड़ रहे थे जो उसे खूब मारते हैं। तभी कबीर रामाराव को हंसते हुए बताता है कि तुम्हारे बाप को भी मैंने ही तड़पा तड़पा कर मारा था। यह सुनते रामाराव को काफी गुस्सा आता है और वो सभी गुंडों को बुरी तरह से मारने लगता है। साथ ही वो कबीर को भी जान से मार डालता है। फिर उन सभी को मारने के बाद रामाराव कबीर की लाश को वैन में डालकर जला देता है, जिसके बाद सुरेंद्र और वर्मा की लाश उनके परिवार के पास भेज दी जाती है और मालिनी अपने पति की लाश देखकर पूरी तरह टूट जाती है। फिर हम विराज को देखते हैं जहाँ मुरली विराज से मिलने आता है और वह विराज से कहता है कि हमारा माल अभी तक नहीं मिला है और देवानंद भी हमारे हाथों से बचकर भाग गया है। इस पे विराज उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है और उस रूम में विराज ने देवानंद को पकड़ कर रखा था। विराज मुरली से कहता है कि हमारा माल कुकुमुतु हिल्स के समुद्र में छुपा हुआ है, पर अभी भी विराज के सामने सबसे बड़ी मुसीबत थी और उस मुसीबत का नाम है रामाराव, जिसके लिए विराज बताता है कि मैंने हांगकांग से गुंडे मंगाए हैं जो रामाराव को मार देंगे। वहीं रामाराव देवानंद और विराज की हर जगह तलाश कर रहा होता है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अब दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी डायरेक्टर जरूर लाएंगे जहां रामाराव की टक्कर बड़े बड़े मिनिस्टर और हांगकांग के गुंडों से होगी। बाकी आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।